टाइप ऑफ अकाउंट्स को समझेंगे। और टाइप ऑफ अकाउंट्स को आज अपन समझेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन से, मॉडर्न अप्रोच से। कि सर पहले क्या समझा था? पिछले वीडियो में अपन ने ट्रेडिशनल अप्रोच देखी थी। ट्रेडिशनली हमने कहा अकाउंट्स 3 तरह से होते हैं, मेजरली उनको 3 हिस्सों में अपन ने बांटा। हमने कहा अकाउंट्स होता है या तो पर्सनल या रियल या नॉमिनल, दीज आर द 3 मेजर टाइप्स। अब जो मॉडर्न अप्रोच आई, आप पाएंगे भी, मैं आगे आपको समझाऊंगा अभी, कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें सारे अकाउंटिंग सही नहीं हो पाती थी। केवल उन 3 रूल्स जो अपने रूल है, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, हु इज़ द रिसीवर एंड हु इज़ द गिवर, एक्सपेंस इनकम वाला रूल, केवल उन 3 रूल से पूरी अकाउंटेंसी नहीं हो सकती। तो फिर एक मॉडर्न अप्रोच आई, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया। उसमें फिर चीज़ों को 5 हिस्सों में बांटा गया। खैर एक उल्टा तो 2 चीज़ों को लेकर खड़ा है, असेट और लायबिलिटीज। बेसिकली ये सिग्नल दे रहा है कि असेट आपके लिए अच्छी चीज़ है और लायबिलिटीज आपके लिए बुरी चीज़ है। चलिए देखते हैं क्या है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता दूं 5 हिस्से होते हैं। अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है असेट, दूसरा है लायबिलिटीज, तीसरा है कैपिटल, चौथा इनकम या रेवेन्यू और 5वां है एक्सपेंसेस। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएगा। ऑलरेडी वैसे अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते ही हैं। हेडिंग कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर द मॉडर्न अप्रोच। अंडर द मॉडर्न अप्रोच द अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट इज असेट्स अकाउंट। पहले ये अंदर जो लिखेगा सो लिखेगा। असेट्स बेसिकली क्या है? जो हमारे लिए खुशहाली लाएगा, जो हमारे लिए पैसा लाएगा, जो हमारे लिए बेनिफिट लाएगा, वो हमारे लिए असेट है। मेजर बात यही है, 100 की सीधी बात। अब देखो, असेट्स आर द प्रॉपर्टीज, पोजेशंस और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। देखिए वर्ड होता है सोर्स एंड रिसोर्स, स्रोत, जहाँ से पैसा फूटता है। तो देखिए हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी पोजेशन हैं, जिन पे भी हमारा कब्जा है, और जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए वो सब असेट हैं। दे हेल्प इन बिजनेस ऑपरेशन एंड हेल्प इन अर्निंग रेवेन्यू। असेट्स क्या करता है? ये हमारे ऑपरेशंस को चलाने में मदद करता है। सोचो आपका बिल्डिंग नहीं हो, कैसे करोगे बिजनेस? फर्नीचर नहीं हो, कहाँ बिठाओगे ग्राहक को? कंप्यूटर नहीं है, कैसे रखोगे हिसाब मेंटेन? कार नहीं हो, कैसे ऑर्डर लेके आओगे, कैसे माल सप्लाई करोगे? दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम उनको फिर एक अमाउंट को नाम दे देते, जैसे बिल्डिंग 20 लाख की, फर्नीचर 5 लाख का, हम उनको मनी टर्म दे देते हैं। Asset can be tangible or intangible. Also, asset can be classified as fixed assets and current assets. Asset हो सकता है दिखाई दे, हो सकता है ना दिखाई दे, tangible, intangible दोनों हो सकते हैं। एंड इसी तरह से asset fixed assets भी हो सकते हैं और current assets भी हो सकते हैं, आगे भी आएगा। ठीक है, चलिए इनका ये कहना है कि fixed assets are held for the long term. Fixed asset जो फिक्स है, जैसे मैंने आज ले ली, जैसे फर्नीचर ले लिया, तो आपको क्या लगता है 6 महीने बाद बेच दूंगा? नहीं, अब उस एसेट्स को मैं लंबे समय तक यूज़ करूंगा। तो फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। दे हेल्प इन कैरिंग आउट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स एटसेट्रा। देख लो, ज़मीन होगी, बिल्डिंग होगा, फर्नीचर, मशीन, गाड़ियाँ वगैरह। करंट एसेट्स क्या होता है? आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म। हमने उनको लिया है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे स्टॉक को हमने लिया है, फिर हम उसको बेचेंगे, तो हमने उसको थोड़े समय के लिए होल्ड किया है। अगर मान लो हमने किसी को उधार दिया, जिसको डेटर्स बोलते हैं, तो डेटर्स को थोड़े समय के उधार दोगे, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, उससे ज़्यादा क्या उधार दोगे? तो करंट एसेट्स आर हेल्ड मतलब होल्ड करने का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फॉर शॉर्ट टर्म। दे आर रिलायजेबल व्हेन विद इन अ ईयर यूजुअली। जनरली इनका 1 साल के अंदर पैसा आ जाना होता है, यानी इनका जो कन्वर्ट इनटू कैश है, कन्वर्जन रेशियो, वो 1 साल में हो जाता है। फॉर एग्जांपल डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश, स्टॉक। आप जानते हैं कैश, आप जानते हैं अकाउंट में रखा पैसा, बैंक आप जानते हैं। डेटर्स जिनको हम माल बेचते हैं, और बिल रिसीवेबल। कभी कभी जो हमारे डेटर्स हैं वो हमें राइटिंग में प्रॉमिस करके देते हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे, कॉल्ड BR स्टॉक। कि सर आप ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब आपके सामने कुछ नाम आएंगे, आज के लेक्चर में कुछ नाम आएंगे, आपको इन 5 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये असेट है, लायबिलिटीज है, इनकम, एक्सपेंस है, कैपिटल क्या है। तो आप बड़े आराम से पहचान जाओगे, देखते ही चीज़ पहचान जाओगे, यार ये तो असेट है। तो वो एक सेंस आपको डेवलप किया जा रहा है, कोशिश ये कर रहे हैं। ठीक है, असेट्स के बारे में भी आपने सुना। चलिए अब लायबिलिटीज। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में दूसरा टाइप होता है लायबिलिटीज। पहले सिंपल समझ लो,
देखिए, जो भी पैसा हमें किसी को देना है, आज आप सामान उधार खरीद करके आ गए तो बिल तो बाकी है, अब जब तक नहीं चुका दोगे सर पे एक हेडेक तो रहेगा। ठीक है, आज आप लोन ले लेते हो, आज पैसा एंजॉय कर लेते हो, पर सर पे हेडेक तो रहेगा। वो जो हेडेक होता है ना, कॉल्ड लायबिलिटीज़। अब चलिए सुनते हैं इसको क्या कहता है। लायबिलिटीज आर द अमाउंट दैट एन एंटिटी ओज टू द आउटसाइडर। हमारा जो एंटिटी है, हम जिस संस्था की अकाउंटिंग करते हैं, जिस यूनिट की अकाउंटिंग करते हैं, उसको अगर पैसा देना है बाहर के लोगों को तो उसे हम नाम देंगे लायबिलिटी। दीज आर द ऑब्लिगेशंस और द डेट्स पेबल बाय द बिजनेस। हमारा बिजनेस है, हमारे ऊपर जो डेट होता है, DEBT पर ब साउंड नहीं करता, डेट बोलते हैं, डेट। तो हमारे बिजनेस के ऊपर जो डेट है, ये जो ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशन में होता है दायित्व, जिम्मेदारियाँ देने हैं, तो जो देने हैं वो लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड करंट। लायबिलिटीज़ हो सकती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और हो सकती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑल्सो नोन एज करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स, बैंक लोन एट्सेट्रा। देखिए, डिबेंचर तो अभी आप मुश्किल समझेंगे। बैंक से अगर आपने लोन लिया तो जनरली हम लंबी टाइम के लिए लोन लेते हैं, तो जो भी लायबिलिटी है और हमें 1 साल में नहीं चुकाना बल्कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, यानी 1 साल से ज़्यादा, तो उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का नाम देते हैं। डिबेंचर क्या होता है, जैसे जो कंपनी होती है, कंपनी को जब पैसा बोरो करना होता है, उधार लेना होता है, तो कंपनी उधार ले लेती है और बदले में एज अ प्रूफ लोगों को डिबेंचर दे देती है। जैसे मैं हूँ, मान लो मैंने आपसे 10,000 रुपये लिया और बदले में आपको 10,000 के डिबेंचर्स दे दिए। आपके पास सबूत रहेगा कि आपने मुझे पैसे दे रखे हैं। आपके लिए वो असेट होगा, मेरे लिए वो लायबिलिटी होगा। मुझे देने हैं लायबिलिटी, मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा भाई 5 साल बाद मैं आपके पैसे दे दूंगा। ये सब कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस उस डिबेंचर पे लिखी होती है। ऋण पत्र बोलते हैं हिंदी में, ऋण पत्र। करंट लायबिलिटीज आर पेबल विद इन 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, बिल पेबल, रेंट आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। इसी तरह करंट लायबिलिटी, नाम से समझ आता है करंट, करंट मतलब जल्दी, तेजी। तो 1 साल के अंदर आपको ये पैसा दे देना है। तो क्रेडिटर जिनसे हम माल लाते हैं उनको, बिल पेबल, कभी कभी किसी क्रेडिटर को अपन साइन करके दे देते हैं, एक बिल पे साइन करके दे देते हैं कि भाई साहब मैं कसम खाता हूँ मैं आपको 3 महीने में, 6 महीने में पैसे दे दूंगा, बिल पेबल। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट बाकी हो, वो आपके लिए लायबिलिटी है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, कभी कभी टेम्परेरी बैंक में नेगेटिव पोजीशन आ जाती है, आपके अकाउंट में जमा पैसे से ज़्यादा पैसा निकल जाता है, तो टेम्परेरी नेगेटिव पोजीशन आ जाती है, वो आपके लिए लायबिलिटी है, वो पैसा आपको बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है सर, एक बार वापस बता दो, आज आप क्या पढ़ा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में सारे अकाउंट्स को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है असेट, कुछ चीज़ें असेट होती हैं, कुछ अकाउंट्स लायबिलिटीज होते हैं, कुछ अकाउंट्स कैपिटल, कुछ अकाउंट्स रेवेन्यू और कुछ अकाउंट एक्सपेंस। चलिए अब तीसरा पार्ट सुनते हैं, कैपिटल अकाउंट्स। बेसिकली कैपिटल क्या है, देखो ओनर जो दुकान में पैसे लगाता है, सुन के आप बोर हो गए, ओनर जो दुकान में पैसे लगाता है, असेट लगाता है, माल लगाता है, जो कुछ भी उसने खुद ने लगाया है वो कहलाता है कैपिटल। ठीक है, द मनी ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल और ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। आप इसके साथ ये जो वर्ड होता है इसको ये भी बोलते हैं, वो भी अच्छे से याद करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ कैपिटल याद हो गया ना, ओनर्स इक्विटी वही तो तुम्हें अलग करेगा बाकी लोगों से। बाकी जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं और जो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो वही तो आपको उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जो होशियार है और जो थोड़ा कम होशियार है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ऐसी छोटी छोटी माइनर चीज़ों का फ़र्क होता है। और थोड़ा आप लोगों से आगे रहना सीखो, मतलब पढ़ाई में या जिस भी एरिया में आप एक्सेल करना चाहते हैं थोड़ा आगे रहना सीखो। और वो आगे रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, या तो जो कर रहे हो उसको यूनिक तरीके से करो और या लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करो। ठीक है, आप याद रखिए जो मनी बिजनेस में ओनर लाता है उसे कैपिटल कहते हैं, उसे ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। द कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन कैश और असेट बाय द ओनर। कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकती है। मान लो किसी ने एक बिल्डिंग थी, मान लो एक बंदा है, रोहन है नाम उसका, रोहन के बाद 2 मकान थे, एक मकान में तो वो रहता है और दूसरे में उसने बिजनेस शुरू कर दिया। तो मतलब क्या किया उसने, बिल्डिंग अपनी दुकान को दे दी। दैट इज़ मतलब इसे आप कैसे समझिए कि रोहन ने बिल्डिंग में बिज़नेस शुरू किया तो रोहन ने एक बिल्डिंग को लगाया, थोड़ा मुश्किल लगता है।
कैपिटल इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस दैट हैज़ टू बी पेड बैक टू द ओनर। ये तो बहुत गज़ब की बात है और सबको परेशान करती है। जैसे मैं फिर कहता हूँ, रोहन ने अगर 50 लाख रुपए बिज़नेस में लगाया है तो बिज़नेस ये कहता है कि हम आपके 50 लाख लौटाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं समझ पाते कि रोहन और बिज़नेस ये दोनों अलग अलग हैं। हमें लगता है रोहन की ही तो दुकान है, तो रोहन और दुकान अलग कैसे हो सकते हैं। पर मैं बहुत सारे पुराने वीडियोस में भी कहता रहा और फिर कहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यूँ समझो, एक होता है रोहन और एक होता है रोहन जनरल स्टोर, ये वो दुकान का नाम है। तो रोहन ने जो भी 50 लाख रुपए लगाया वो रोहन जनरल स्टोर में लगाया और रोहन जनरल स्टोर एक ना एक दिन ये पैसा लौटाएगा, 50 लाख से ज़्यादा या 50 लाख से कम, लेकिन एक न एक दिन रोहन जनरल स्टोर ये पैसा लौटाएगा। तो कैपिटल क्या है? ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस। कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस दैट हैज़ टू बी पेड बैक टू द ओनर बिकॉज बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, ओके। अभी अगर मैं आपको बोलूँ रोहन ने राजेश को पैसा उधार दिया, सुनना जरा, रोहन ने राजेश को 50 लाख रुपए दिए, तो रोहन बाद में लेगा, असेट है, राजेश बाद में देगा, लायबिलिटी है। आपको क्लियर समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि रोहन और राजेश दो जुदा आदमी हैं, दो अलग अलग आदमी आपको दिखाई देता है, लेकिन रोहन जब दुकान में पैसे लगाता है तब तुमको नहीं दिखता। तुमको तो छोड़ो, किसी को नहीं दिखता, मेरे को तो 5 साल तक नहीं दिखा। जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया तब तक भी मुझे समझ में नहीं आता था कि रोहन और रोहन जनरल स्टोर अलग कैसे हैं। आज अब तो मुझे क्लियर समझ में आता है, तब नहीं आता था। तो रोहन ने जो दुकान में पैसा लगाया है वो रोहन वापस लेगा, रोहन के लिए असेट है, और जो बिजनेस है, बिजनेस हाउस है, उसके लिए वो लाइब्रेरी है। देयरफॉर द कैपिटल इज शोन ऑन द लाइब्रेरी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। द कैपिटल अकाउंट इज शोन आफ्टर डिडक्टिंग द ड्राइंग बाय द ओनर। देखिए, ओनर होता है तो वो ड्राइंग भी करता है। आप कभी आगे के लेक्चर्स में बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तब आपको दिखाया जाएगा। एक तो होता है कैपिटल का अमाउंट, और जितना वो ड्राइंग कर लेता है वो उतना फिगर उसमें लेस कर देता है। मान लो रोहन ने 50 लाख लगाया और 2 लाख उसने निकाल लिया, तो 2 लाख माइनस हो जाएगा। अब उसका कैपिटल हो गया 48 लाख। और कोई तुमसे पूछ ले, बताओ कैपिटल किस तरफ आता है? बैलेंस शीट तो तुमने देखी है, मैंने बताई थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरफ आता है, कैपिटल किस तरफ आता है, असेट या लायबिलिटी? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बुरी तरह से। तो आपको इसे लायबिलिटी साइड में दिखाना है। आपको नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी आप याद कर लीजिए कि जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। और वैसे ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है? ड्राइंग्स का मतलब वो कैश, गुड्स या जो असेट्स होता है जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, अपने घर वालों के लिए ले लेता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और वो पूछे ड्राइंग किस तरह का अकाउंट है, असेट, लायबिलिटीज या कैपिटल अकाउंट, तो आप उसका टाइप देंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5-7 मिनट और पीपीटी सुन लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे तो आपका मन हरा हो जाएगा, मन हरा हो जाना। चलिए नेक्स्ट, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम्स। जो इनकम होता है ना, हिंदी में बोलते हैं राजस्व। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज़ द अमाउंट अर्नड बाय द बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बहुत ही बढ़िया वर्ड है। अगर जब आप गुड्स सेल करते हैं तो उससे जो मिलता है वो है रेवेन्यू। या आप सर्विस देते हैं, मान लो मैं कोचिंग चलाता हूँ, मान लीजिए चलाता हूँ और मैं कोचिंग देता हूँ, तो मैं क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। तो देने को बोलते हैं रेंडर, लेने को बोलते हैं रिसीव करना। तो रिसीव का ऑपोजिट वर्ड होता है रेंडर करना। ठीक है, तो वैसे बताता हूँ, जैसे जैसे कोई इकोनॉमी ग्रो करती है ना, तो वो गुड्स से सर्विस की तरफ शिफ्ट होती जाती है, गुड्स से सर्विस की तरफ शिफ्ट होती जाती है। ठीक है, अभी तक भी वो इकोनॉमी जो केवल खाने पीने में लगी पड़ी है, तो वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। जैसे जैसे आदमी का लाइफ स्टाइल बढ़ता है, इम्प्रूव होता है, तो वो सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ता है। खैर, मैं किसी का मोबाइल रिपेयर करके दे दूं तो ये है सर्विस देना। ठीक है, इवन मैं किसी का जूता पॉलिश करके दे दूं, ये है सर्विस देना। मैं किसी को ब्यूटी पार्लर की सर्विस दे दूं, हज़ारों तरह की सर्विसेज होती हैं, ट्रैवलिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। सर्विसेज के बदले में जो पैसा आता है वो कहलाता है रेवेन्यू। ऑल्सो इट इंक्लूड्स other income such as rent received, the commission received, interest received, dividend received। तो आपने अगर कोई बिल्डिंग किराए पे दे दी, नतीजा रेंट रिसीव। आपने कोई डील डन करवा दी,
नतीजा कमीशन रिसीव। आपने किसी को पैसा उधार दिया, नतीजा इंटरेस्ट रिसीव। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको डिविडेंड मिला, मतलब कंपनी के मुनाफे का हिस्सा, कंपनी के मुनाफे में से मिलने वाला हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। सपोज़ मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं और 2% शेयर हैं, 2%, तो रिलायंस कंपनी का जो मुनाफा होगा और जो मुनाफा बटेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका 2% हमें मिलेगा, उसे डिविडेंड कहेंगे। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू आर ऑल्सो क्लब्ड टुगेदर अंडर द मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ये सारी इनकम जो है उनको अपन रेवेन्यू में ही कहते हैं। चाहे जैसे अपना मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस हो सकता है गुड सेल करना या सर्विस देना, या ये साइड इनकम क्या हो सकती है, रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, कमीशन मिलना, ये क्या है, साइड इनकम है। लेकिन इन सबको अपन रेवेन्यू में कैटेगराइज करते हैं। और अब एक लास्ट आ रहा है एक्सपेंस अकाउंट, आपको बर्बाद करने वाला अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। ऑल कॉस्ट इनकर्ड और मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। बहुत ही सही वर्ड लिखा है। रेवेन्यू कमाने के लिए जो पैसा लग जाता है वो है एक्सपेंस। तो वापस सुनना, रेवेन्यू कमाने के चक्कर में जो पैसा लगता है वो है एक्सपेंस। अब जैसे सेल करनी है तो उसके लिए पहले परचेज करना पड़ेगा, तो सेल क्या है, रेवेन्यू, और उसके लिए करना पड़ेगा परचेज, वो क्या है, एक्सपेंस। दूसरा एग्जांपल, आपको मोबाइल रिपेयर करके देना है कस्टमर को और वहाँ से जो फीस मिलेगी या रिपेयरिंग चार्जेस मिलेगा वो क्या है, इनकम। लेकिन वो सर्विस करने के लिए हम एक लड़का रखेंगे, लड़के को सैलरी देंगे, वो क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, तो किसी इनकम को पाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो होता है एक्सपेंस। इट इज़ नोट वर्दी दैट हियर दैट व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ द मनी स्पेंट आर एग्जॉस्टेड विद द पीरियड ऑफ 1 ईयर इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। हमने एक बार एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर क्या होता है उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया था। मोटा मोटा मतलब ये होता है कि कोई आप अमाउंट स्पेंड करो और उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाए तो वो होता है आपका एक्सपेंस। रेंट पे करना, सैलरी पे करना, लाइट का बिल पे करना, इंटरेस्ट पे करना, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और अब एक लास्ट आ रहा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द मॉडर्न अप्रोच। तो लायबिलिटीज, ये सबसे पहले है असेट। आराम से असेट्स में आप याद रखना, असेट्स का बेसिक नेचर होता है डीआर। पहले आप सुन लो आराम से, असेट्स का नेचर होता है डीआर। इंक्रीज हो तो डीआर, डिक्रीज हो तो सीआर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये अगले वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा, अभी मैं बोल देता हूँ और फिर उसको बार बार रोज दोहराएंगे। लायबिलिटीज, बेसिक बात याद रखो, अंदर वाले मत देखो आप उसमें। लायबिलिटीज क्या होता है, सीआर होता है। तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो सीआर और डिक्रीज हो तो डीआर। यानी इंक्रीज होने पे सेम नेचर, डिक्रीज होने पे रिवर्स नेचर। और सुन लो, कैपिटल सी सीआर, कैपिटल का होता है सीआर नेचर, इंक्रीज होने पे सीआर और डिक्रीज होने पे डीआर। आराम से रेवेन्यू यानी इनकम का होता है सीआर नेचर, और उसके बाद आप बोलना इंक्रीज होने पे सीआर और डिक्रीज होने पे डीआर। एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस क्या होता है, डीआर। पहले याद रख लो, एक्सपेंस क्या होता है, डीआर। इंक्रीज होने पे डीआर और डिक्रीज होने पे सीआर। ठीक है सर, हमें थोड़ा मुश्किल समझ में आया, अगले वीडियो में पूरा समझ में आएगा। अभी थोड़े 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए। थैंक यू। वीडियोस में अपन ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखे। बेसिकली डेबिट क्रेडिट के रूल तो नहीं देखे, टाइप ऑफ अकाउंट्स देखे। पिछला वीडियो जो था वो आप ज़रूर देखिएगा, उसके पहले उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। उसमें हमने ये कहा कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। यानी अकाउंट्स, जैसे हम बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शन है, तो बहुत सारे अकाउंट्स खुल जाते हैं। ब्रॉड वे में उनको 3 हिस्सों में अपन क्लासीफाई करते हैं। कुछ अकाउंट पर्सनल होते हैं, कुछ रियल होते हैं और कुछ नॉमिनल होते हैं। अगेन पर्सन में हो सकते हैं नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो एक बार वैसे इस क्वेश्चन की झलक वापस देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग अंडर द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पहला आया स्टॉक। वेल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, स्टॉक क्या होता है, तो मैं जवाब है रियल। स्टॉक आपको रियल में दिखाई देता है। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बताऊं, एक होता है वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता। अब इस वर्ड से समझने की कोशिश करना, हिंदी में इनके लिए ये वर्ड यूज होते हैं। वस्तु, कोई वस्तु हो तो,
या कोई खर्चा वास्तव में हो तो वस्तु वास्तव में होती है, स्टॉक होता ही है, तो ये रियल अकाउंट है। एक और बात है, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आपने उस दिन क्या कहा था कि जैसे परचेज है, पिछले वीडियो में कहा था आपने परचेज है। तो देखो मैं सीबीएसई के हिसाब से आंसर बता रहा हूँ कुछ, है ना, सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से, कि जो परचेज है ना, परचेज में हमारा पैसा खर्च होता है, तो इसको हमने नाम दिया एक्सपेंस यानी नॉमिनल, ठीक है। उसके बाद आया सेल, सेल से हमारे लिए क्या होता है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू वाला अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल, यानी जो भी अकाउंट एक्सपेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं वो सब क्या है, नॉमिनल। अब आप देखो सेल करने के बाद जो माल बच जाता है, होता क्या होगा, हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, माल बच जाता है, वो जो बचा हुआ माल है जो कि बैलेंस शीट में हमें दिखाई देता है वो रियल में दिखाई देता है, तो ये है रियल अकाउंट, ठीक है। तो परचेज नॉमिनल, सेल्स नॉमिनल, बट जो स्टॉक है, जो ठहरा हुआ स्टॉक है, किसी पर्टिकुलर डे पे जब हमने स्टॉक काउंट किया, मैं आपको ये भी बताऊं, जैसे अकाउंट या तो दिसंबर में बनाए जाते हैं या मार्च में बनाए जाते हैं, तो या तो हम दिसंबर में स्टॉक काउंटिंग करते हैं या मार्च में काउंटिंग करते हैं, तो उस दिन पे जो स्टॉक होता है ना, वो कैसा अकाउंट है बेटा, वो है रियल अकाउंट। तो इसका बिल्कुल आप रियल अकाउंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब क्या है, बैंक से लोन लिया, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये अकाउंट हो गया पर्सनल। आप चाहो तो जोड़े से याद कर लो, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सारे के अंदर कहीं ना कहीं बैंक इन्वॉल्व है। हमने जो पैसा बैंक में जमा कराया उस वजह से बैंक अकाउंट क्रिएट होता है। फिर जब हम पैसा ज़्यादा निकाल लेते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां बैंक हमारे ऊपर मांगता है। तो कोई हमारे ऊपर मांगता है, कभी आप सोच लेना, आप बैंक से लोन ले लो और उनका पैसा खा जाओ, यानी लोन ले लिया और अब उनका पैसा मत चुकाओ, वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। जनरली कोई पर्सन ही किसी दूसरे पर्सन पे केस कर सकता है, तो बैंक हम पे केस कर सकता है, हम भी बैंक पे केस कर सकते हैं। तो बैंक क्या है, पर्सन। ऑल्दो आर्टिफिशियल पर्सन, पर अपन से इतना डिटेल चाहा नहीं है, हमको तो पूछा पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, तो अपन ने बोल दिया साहब ये तो पर्सनल अकाउंट है। आ जाओ, प्रीपेड सैलरी, व्हाट इट मीन्स कि हमने सैलरी पे की किसी को एडवांस में, किसी हम देते हैं क्या। सोचो आपके पास एक बंदा काम करता है और उसकी तनख्वाह 6,000 रुपये है। उसने अगर आपको कहा कि सर मेरे घर पे एक बीमार है आदमी कोई, आप मुझे 4,000 एडवांस दे दो, तो हो सकता है दे दोगे, क्योंकि तुम सोचोगे अगले महीने एडजस्ट हो जाएंगे। तो प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी हम किसी पर्सन को एडवांस देते हैं। आप सुनने की कोशिश करो, इसके अंदर जो वर्ड आ रहा है ना, पर्सन, हमने किसी पर्सन को सैलरी एडवांस दी है, तो ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अगर आप चाहें और अच्छा आंसर लिखना तो आप लिखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसी तरह बैंक लोन पे आप लिखिए पर्सनल के बाद में ब्रैकेट में आर्टिफिशियल। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, वस्तु। थोड़ी बहुत तो हिंदी हम समझते हैं। फर्नीचर क्या है, वस्तु, और वस्तु हमें वास्तव में दिखाई देती है, रियल अकाउंट। बैंक पर्सनल, पर्सनल में होशियारी मारने के लिए अपन लिखेंगे आर्टिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट लोन। लोन आपने किसी से तो लिया होगा, किसी इंसान से ही लिया होगा, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लोन के पीछे कोई ना कोई आदमी होगा छुपा हो, चाहे लिया हो चाहे दिया हो। कैपिटल, कैपिटल के पीछे ओनर छुपा होता है, तो कैपिटल क्या है, पर्सनल, क्योंकि कैपिटल कौन लगाता है, ओनर लगाता है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, ये भी है पर्सनल अकाउंट। अभी तुमने इस अकाउंट का नाम नहीं सुना, जब आप 12th के अकाउंट्स पढ़ते हैं उसमें आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं, तो पार्टनरशिप में दो वर्ड आते हैं, एक आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ही इज आस्किंग कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, तो मैं तो कहता हूँ है ही पार्टनर्स का अकाउंट ना भाई, तो पर्सनल हो गया। कमीशन रिसीव क्या है बेटा, इनकम। इनकम का अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, राजा राम। राजा राम कौन है, परचेजर। परचेजर यानी हमारा हो गया डेटर। तो राजा राम इज अ नेचुरल पर्सन, राजा राम बकायदा नाम आया है, तो ये नेचुरल पर्सन है, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद अब आप देखिए, ये तो था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन,
पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैं एक बार और बता दूं आपको कि हमने अकाउंट क्यों, ये रूल क्यों सीखते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स। ये अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर देखोगे तो मैंने पहले दिन केवल ये कहा कि जो आता है उसे डेबिट करो। फिर मैंने ये बोला क्रेडिट व्हाट गोज, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। लेकिन मैंने तब ये नहीं बोला कि ये रूल लिखा हुआ कहाँ है या ये रूल कौन बोलता है। तो रियल अकाउंट के बारे में ये रूल बताया गया है कि जो भी वस्तु आती है, जो भी चीज़ आती है उसे डेबिट करो और जो भी चीज़ जाती है उसे क्रेडिट करो। तो ये रियल अकाउंट का रूल है। या इसी तरह मैंने कभी आपको बताया डेबिट द रिसीवर, कि जो रिसीवर है उसे डेबिट करो। फिर मैं ये भी बोला क्रेडिट द गिवर। मैं केवल इतना रूल बोला, तब मैं ये नहीं बोला कि ये बात पर्सनल अकाउंट कहता है। भाई ये रूल आया कहाँ से? तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट दैट पर्सन हु इज द रिसीवर एंड क्रेडिट दैट पर्सन हु इज द गिवर। ओके, इसके बाद और कंटिन्यू करें। रूल आया कि एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट करो, गेन इनकम्स इसको क्रेडिट करो। अब ये जो रूल है कि एक्सपेंस और लॉसेस को डीआर करो, गेन और इनकम को सीआर करो, ये रूल किसने दिया? नॉमिनल अकाउंट ने। ठीक है, तो इसलिए हमारे को अकाउंट्स की एक पहचान होनी चाहिए, रूल्स याद होने चाहिए और अकाउंट्स का हमें आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। चलिए अभी और कंटिन्यू चलेगा। इसमें लिखा है क्वेश्चन 4, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस अकाउंट, फाइंड आउट which are the assets, which are the liabilities, which are capital, which are revenue and which are expense। तो ये जो अब क्वेश्चन आ रहा है ना, वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 चीज़ें होती है: असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। आप नाम सुनते ही पहचान जाएंगे ये क्या है, और नहीं तो थोड़ी देर में आ जाएगा। चलिए सुनते हैं। सबसे पहले आया मशीनरी। मशीन क्या होती है? जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। लाइफ क्या होती है? लंबी। तो ये क्या है? असेट्स। ठीक है, क्या बताया मैंने तरीका? इसीलिए मैंने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का चैप्टर लिया था। अभी आप नहीं समझेंगे, जब आप सारे वीडियोस को मिला के समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये चैप्टर पहले फिर वो चैप्टर कराया। ठीक है, मशीनरी असेट होता है। ठीक है, सेल से क्या होता है? हम माल बेचते हैं, हमारे लिए क्या होती है? इनकम। तो ये कैसा अकाउंट है? रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट क्या है? अनसोल्ड स्टॉक। वाओ, अनसोल्ड स्टॉक, जो नहीं बिका, वो स्टॉक जो नहीं बिका वो हमारे लिए क्या है? असेट। जो माल बच गया, आप इमेजिन कीजिए, आप दुकानदार हैं, कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा बेचते हैं, साल के एंड में दिसंबर के दिन आपके पास 500 जीन्स बच गई, 500 जीन्स बच गई, तो वो क्या है? असेट है। वाई असेट? क्योंकि इसको आप फ्यूचर में बेच सकते हो, फ्यूचर में यहाँ से पैसा आ सकता है। कोई सी भी ऐसी चीज़, कोई सा भी ऐसा आदमी जहाँ से हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा या पैसा मिलेगा, वो असेट है। इसके बाद राम, जो कि हमारा कस्टमर है, वो क्या है? असेट्स है। कि सर राम तो पर्सनल है ना? अरे हाँ, राम पर्सनल है। देख, चीज़ों को बताने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, चीज़ों को बताने के लिए 2 तरीके होते हैं। सपोज करो अगर एक बंदा है, उसका नाम है रवि, और ये अगर जेंडर पूछे तो ये मेल हो जाएगा। और मान लीजिए काला गोरा पूछा जाए और ये गोरा है, तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई ये वाइट कॉम्प्लेक्स का है या वाइट कलर का है। मेरा कहने का मतलब समझिए, किस सेंस में पूछा जा रहा है। पहले आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच पूछ रहा था, अब ये मॉडर्न अप्रोच पूछ रहा है। मॉडर्न अप्रोच में आपका 5 चॉइसेस हैं, 5 में से जो सूटेबल तुम्हें लगता है वो तुम्हें बोलना है। तो राम क्या है? असेट है। वाई असेट? क्योंकि वो हमारा कस्टमर है और वो फ्यूचर में हमें पैसे देगा। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बैंक। बैंक से मतलब होता है बैंक बैलेंस। बैंक से मतलब होता है बैंक बैलेंस, और वो क्या है? हमारे लिए असेट। फिर तुम्हें याद आएगा, और सर आप 2 दिन से तो कह रहे थे कि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अरे हाँ, अगर मैं उस तरह से पूछूं तो। नेक्स्ट इज परचेज। अब परचेज में क्या होता है? जब हम सामान खरीदते हैं तो पैसा खर्च हो जाता है।
तो ये क्या होता है, एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये एक्सपेंसेस है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, वैसे आपको पता चलता होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर मैं मेरी तसल्ली के लिए बोलता हूँ। सपोज करो मेरे अकाउंट में अभी 80,000 रुपये पड़े हैं और मैंने किसी को 1 लाख की चेक दे दी। ठीक है, 1 लाख का चेक दे दिया और मैं पैसा बैंक में डलवाना भूल गया। ठीक है, और उसने क्या किया, उस आदमी ने चेक बैंक में लगा दिया। अब बैंक के पास 2 ऑप्शन है। पहला तो यह है कि वो मेरा चेक डिसऑनर कर सकता है, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो वो चेक पे लिख देगा इनसफिशिएंट फंड्स लिख के इस आदमी को वापस लौटा देगा। लेकिन मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि पूरे बाज़ार में खबर फैल जाएगी कि इनके खाते में पैसा नहीं रहता। तो बैंक ने क्या किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई आपके अकाउंट में पैसा शॉर्ट है। तो मैंने कहा सर कुछ करो यार, ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी, बाहर की पार्टी है, इज्जत का सवाल है। तो बैंक ने 1 लाख रुपया इसको दे दिया। तो आप सोचो टेम्परेरी क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई कि 80,000 अकाउंट में है और 1 लाख अकाउंट में से निकल रहे हैं, तो मेरा बैलेंस 20,000 माइनस चला जाएगा। तो ये सिचुएशन क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, आपको पैसा देने हैं, यू आर लायबल। नेक्स्ट इज कैश क्या होता है, असेट। आप सोचो आपकी जेब भरी पड़ी है पैसों से, आप खुश होते हो, असेट। आपके ऊपर बिल बाकी है, आपकी इस जेब में बिल बाकी है, लाइट का बिल बाकी है, टेलीफोन का बिल, वो क्या है, हेडक माने लायबिलिटी। और जेब टनाटन पैसे से भरी है, अकाउंट में फुल पैसा पड़ा हुआ है, वो क्या होता है, असेट। लास्ट इज मोहन इज प्रोप्राइटर का जो अकाउंट होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल। मोहन से जो रिलेटेड अकाउंट होते हैं कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, उन दोनों की कैटेगरी ये रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन साथ लिखने का एक रीज़न ये था, आप जल्दी से समझिए। ट्रेडिशनली 3 तरह से होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 होता है, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। जय सिया राम। अपन और देखते हैं। और अब तक अपन ने जितना भी पढ़ा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सुना, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सुना, उसको एक बार फिर अपन अप्लाई करके देखते हैं। और साथ ही मैं थोड़ी थोड़ी अगले चैप्टर की तैयारी भी करता हूँ, जो साथ में होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 20 आइटम्स गिवन है। यहाँ लिखा है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, यहाँ लिखा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यहाँ आपको बताना है डेबिट या क्रेडिट, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा अकाउंट, वो बताना है। सबसे पहले पूछा कैरेज। आराम से सुनो, देखिए पढ़ाई सिंपल रहता है। अगर आपको कैरेज का मतलब पता है ना, तो आप सारी बातें सोच लेंगे। अगर आपको कैरेज ही नहीं पता तो फिर मुसीबत है। कैरेज मतलब होता है गाड़ी या गाड़ी भाड़ा, दोनों में यूज़ होता है। हमारे अकाउंटेंसी में कैरेज का जनरली मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। अब हमने गाड़ी वाले को पैसा दिया, क्या हो गया हमारे लिए, एक्सपेंस। पहले बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि ये एक्सपेंस है, तो फिर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको बोलेंगे नॉमिनल। यहाँ आपके पास क्या चॉइस है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसमें से चॉइस करना है नॉमिनल, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुनते ही ऐसे याद करें कि ये नॉमिनल अकाउंट है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैं बहुत सारे रूल एक साथ लगाऊंगा। फिर आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से बोलना है कि ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंसेस है। यहाँ पे क्या चॉइसेस हैं, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ठीक है, रेवेन्यू की जगह इनकम बोल देते हैं, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंस है। अब जो एक्सपेंस होते हैं ना, वो डेबिट होते हैं। सारे एक्सपेंस दिया होते हैं, ये रूल है। आगे मशीनरी, आप जानते हैं मशीन क्या होती है, जिससे प्रोडक्शन होता है। कोई भी चीज़ जो बन के आती है ना, साबुन, खिलौना, नमकीन, कुछ भी, सब कुछ कौन बनाता है, मशीन बनाती है। मशीन क्या होती है, असेट होती है। अब मशीन रियल में दिखती भी है, तो ये कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कि सर ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, यही तो पढ़ाई करनी है। मशीन क्या है, रियल में दिखती है, रियल अकाउंट है। और ये क्या है, असेट है। और ये डी आर होती है। यहाँ से फिर मैं आपको अगले चैप्टर में ले जाऊँगा कि सारे असेट्स डी आर होते हैं, सारे असेट्स डी आर होते हैं। ये काम आएगा। ये एक बार आप सीख गए ना, तो आपका जनरल लेजर आपको सब आसान लगेगा। आ जाओ, सेल।
सेल का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ की हमारी दुकान है हमने अगर वो बेचा, देखो हमारा अगर फर्नीचर पुराना हो गया और हमने उसे बेच दिया, उसे सेल नहीं बोलेंगे। जिस की हमारी दुकान है, जो भी चीज़ हमारी है वो जब हम बेचते हैं तो सेल्स होता है। सेल से हमारे को क्या होता है, मज़ा आता है, इनकम। तो ये कैसा अकाउंट है, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, टाइप में कैसा है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल क्यों है, क्योंकि आगे जाके फिर क्लोज हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है, लेकिन ये बात फिर बहुत दिन बाद समझ आएगी। सेल अकाउंट नॉमिनल होता है। सेल हमारे लिए इनकम होता है और इनकम का सीआर नेचर होता है, इसीलिए आप जब भी जनरल एंट्री पास करते हो सेल नीचे आता है, सीआर में आता है। कैश, वाओ भगवान, कैश ब्रैकेट में लिख देता हूँ गांधी जी। ठीक है, तो कैश वास्तव में होता है रियल अकाउंट, हमारे लिए क्या है, असेट, और क्या होता है, डीआर। चलिए नेक्स्ट, राम कस्टमर है, राम एक इंसान है जो कि हमारा कस्टमर है, तो ये कैसा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल में भी होशियारी मारने का मौका मिले तो नेचुरल लिख देना, थोड़ा सा भीड़ से अच्छा लगेगा। राम नेचुरल पर्सन। अब वो अगर हमारा कस्टमर है और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो हमसे उधार लेके गया होगा, तो वो कहलाएगा असेट। असेट्स क्यों, क्योंकि वो हमारा डेटर है। ठीक है, हालांकि इसमें क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन हम मान रहे हैं कि राम हमारा क्रेडिट कस्टमर है, वो हमसे माल लेके गया है, पैसे नहीं देके गया है, और जो असेट होती है ना वो डीआर होती है। इस बात को तो आप कस के याद कर लो कि जो असेट होता है वो डीआर होता है। सेल रिटर्न, वाओ ये अच्छा है। सेल रिटर्न में मैंने अपन ने सेल किया था, वो माल ग्राहक को अच्छा नहीं लगा, वो रिटर्न हो गया, तो इसकी जगह एक मैंने वर्ड लिखा रिटर्न। रिटर्न होके हमारी तरफ आएगा तो इसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। अब सेल्स रिटर्न थोड़ा सा मुश्किल है, ये अपनी कैटेगरी में आएगा नॉमिनल। कि सर नॉमिनल कैसे, देखिए सेल को अगर तुमने नॉमिनल माना तो सेल्स रिटर्न को भी नॉमिनल मानोगे। सेल में इनकम हुआ और सेल्स रिटर्न उसका रिवर्स हो गया, ठीक है, ये नॉमिनल हुआ। अब इसको असेट माने नहीं, लायबिलिटी नहीं, कैपिटल नहीं, इनकम में से माइनस। मैंने सेल्स रिटर्न के लिए लिखा कि इनकम में से माइनस होगा, ठीक है। ऑब्लिक में मैंने एक्सपेंस लगा दिया, लेकिन ये एक्सपेंस इतना नहीं जमता, इनकम में से माइनस होगा। थोड़ा टफ आइटम था, मैंने ज़्यादा समझाया भी नहीं। आ जाओ, अब इनकम का अगर सीआर नेचर होता है तो जो इनकम को माइनस करे उसका डीआर नेचर होता है। यूँ समझ लो सेल्स में गुड्स जाता है, सेल्स रिटर्न में गुड्स आता है, तो ये चीज़ें आपस में उल्टी है। कम से कम ये तो श्योर है कि सेल्स और सेल्स रिटर्न का नेचर एक जैसा नहीं हो सकता। अगर सेल्स सीआर था तो सेल्स रिटर्न डीआर होगा। ये जो बता रहा हूँ ये सारा काम का है, मान के चलिए आपका एक चैप्टर साइड बाय साइड तैयार हो रहा है। आइए परचेज पे बात करते हैं। परचेज, हमने सामान खरीदा, हमने गुड्स खरीदा, जिस चीज़ की हमारी दुकान है वो सब चीज़ हमने खरीदी, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इसका जो टाइप बनेगा वो बनेगा नॉमिनल, नॉमिनल, ठीक है। और इधर आ जाएगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डीआर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या, कि अपन ने किसी को सामान बेचा, सामान बेचना हमारा काम है, और उसने हमें पैसा नहीं चुकाया, अब वो नहीं दे सकता या उसकी नीयत खराब हो गई, वो पैसे नहीं दे रहा, तो पैसा डूब गया, नोन एज बैड डेट्स, ठीक है। अब बैड डेट्स मतलब क्या है, आपके लिए लॉस है। तो ये जो लॉस वाले अकाउंट होते हैं ये कैसे अकाउंट होते हैं, नॉमिनल, ओके। और यहाँ पे आपको इसमें टाइप में डालना है एक्सपेंसेस। जो आपका 5 चॉइसेस मिली है ना, असेट के, लायबिलिटीज, कैपिटल के, इनकम के, एक्सपेंस, तो इसमें आप डालना है इसको एक्सपेंस वाली कैटेगरी में, ठीक है। बेसिकली ये लॉस है। लॉस वैसे अलग वर्ड होता है, एक्सपेंस अलग वर्ड होता है। हमने जो एक बेसिक टर्म पे चैप्टर लिया था उसमें हमने समझा था कि एक्सपेंस के बदले में हमें कोई सर्विसेज मिलती है और लॉसेस के बदले में हमें कोई सर्विस नहीं मिलती। सोचो, सैलरी जो होता है ना, सैलरी एक्सपेंस होता है, लेकिन बदले में हमें सर्विस मिलती है। और बैड डेट्स मतलब एक तरह का लॉस होता है, बदले में हमें क्या मिला, कुछ नहीं। एक और भी होता है कि जो एक्सपेंस होता है विलफुली होता है, आप खुद करते हैं, और लॉस जो होता है वो एक्सीडेंटली होता है, ना चाहते हुए होता है। तो एक्सपेंस और लॉस
दोनों चीज़ें अलग हैं पर दोनों का अकाउंटेंसी में डेबिट रूल है। ओके, चलिए नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइस। हम पैसा कुछ छोड़ देते हैं। कोई 40,000 रुपये हम किसी पे मांगते थे, उसने हमें जल्दी से पैसा दे दिया तो हमने उससे 39,000 ले लिए या 39,200 ले लिए, 2% उसको डिस्काउंट दे दिया। ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये एक तरह का क्या है? लॉस है। तो इसका कैटेगरी आप रखोगे नॉमिनल। ठीक है, इधर आपके पास मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, 3 चॉइसेस है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और इसमें आ गया ये नॉमिनल में। और इधर असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, इसमें कैटेगरी में आएगा एक्सपेंस कैटेगरी में। नेक्स्ट इज रेंट। सेम, रेंट क्या सर समझाओ तो सही। रेंट जैसे आपके पास सामान रखने के लिए गोदाम नहीं है तो आपने गोदाम किराए पे ले लिया, दुकान खुद की नहीं है, दुकान किराए पे ले ली, तो रेंट है, तो रेंट तो देना ही है, एक्सपेंस है। और ये अकाउंट कैसा है बेटा? नॉमिनल। ओके, और इसके बाद कैटेगरी में आएगा एक्सपेंस और यहाँ आएगा डीआर। चलिए, इसके बाद कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव से हमारे लिए क्या होती है? इनकम। इनकम को दिखाने वाले अकाउंट्स कैसे होते हैं? नॉमिनल। इधर नॉमिनल लिखा, इधर मैंने इनकम लिखा, और इनकम का नेचर क्या होता है? इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है? ओनर। शुरू में वो जितने पैसे लगाता है ना, कैपिटल कहलाता है। तो ये कैपिटल क्या है? पर्सनल, क्योंकि ओनर एक पर्सन है। इधर से समझें तो असेट, लायबिलिटीज के बाद तीसरा ऑप्शन कैपिटल है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कैपिटल को कैपिटल, कि सर ऐसे कैसे कैपिटल को कैपिटल? अब जैसे हो सकता है कि असेट नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, कैपिटल है, तो उसका नेम ऑफ अकाउंट भी कैपिटल है, उसका क्लासिफिकेशन भी कैपिटल में होता है। और सी से सी आर याद रख लो, कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। रिपेयर्स, रिपेयर में पैसा खर्च हो गया, ठीक है। अब आप मन में सोचते जाओ, मैं इसमें नॉमिनल लिखने वाला हूँ, इस पर एक्सपेंस लिखने वाला हूँ, और सारे एक्सपेंस डीआर होते हैं। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। परचेज करना और उसके बाद उसे वापस कर देना, परचेज रिटर्न। अगर आपने परचेज को बोला है नॉमिनल तो परचेज रिटर्न भी माना जाएगा नॉमिनल, ठीक है। परचेज में एक्सपेंस होता है तो ये उस एक्सपेंस को माइनस कर देता है, मतलब परचेज रिटर्न का जो फिगर होता है वो परचेज में से एडजस्ट हो जाता है, तो परचेज की फिगर को वो माइनस कर देता है, ठीक है। अब अगर परचेज की डीआर नेचर है तो इसकी सीआर होगी, क्योंकि परचेज में गुड्स आता है, यहाँ पे उल्टा नेचर है। बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो लिखा पर्सनल। टाइप कैसा हो गया? पर्सनल। पर्सनल में कौन सा? आर्टिफिशियल। और बैंक से लोन लेना क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होती है? सीआर। ऑल्दो मैं चाहता तो एक एक बता सकता था आपको, लेकिन एक आपको ब्रॉड होलिस्टिक पिक्चर भी तो आनी चाहिए, आप एक ही समय पे सारा बोल तो सको। एडवांस इनकम। एडवांस इनकम मतलब आपने काम नहीं किया और आपको पैसा मिल गया, आपको कोई पैसा दे गया, आपने वो काम अभी करके नहीं दिया है, तो इसको, इसका एक और नाम है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, ऐसा इनकम जो हमने अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है। वेल, अब देखो, खाली इनकम वर्ड होता है ना, खाली इनकम, तो वो नॉमिनल होता है, लेकिन एडवांस इनकम हमें किसी से तो मिली होगी, तो ये पर्सनल अकाउंट। देखो ये अपन क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को याद नहीं कर रहे, इनके साथ कुछ ना कुछ कहानी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी मोटी, आप अपने हिसाब से और बड़ी कहानी बना लो। एडवांस इनकम में क्या है, हमें किसी पर्सन से एडवांस में इनकम मिला तो ये पर्सनल नेचर हो गया। और अब काम पूरा करना, काम पूरा करके देना हमारे लिए लायबिलिटी है। अब आपने पैसा ले लिया तो काम करोगे, लायबिलिटी है, नहीं तो पैसा वापस करोगे तो भी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? सीआर। चलिए, उसके बाद क्या है? गुडविल। गुडविल दिखाई नहीं देती, रेपुटेशन होती है, कस्टमर्स को हमारे तरफ लेके आती है, बहुत ही काम की चीज़ है, रियल में होती है, रियल अकाउंट। नहीं दिखाई देते हुए एक बात है, लेकिन ये रियल में होती तो है, ओके। और असेट है, ये बिजनेस के लिए असेट है। असेट हर वो चीज़ जो हमारे लिए फ्यूचर में इनफ्लो लाती है,
वो असेट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन होता है, बहुत अच्छा होता है, वो जब भाषण देता है तो खूब भीड़ आती है, वो जब चुनाव में खड़ा हो जाता है तो खूब वोट मिलते हैं, तो वो पॉलिटिशियन क्या है, अपनी पार्टी के लिए असेट है। इसी तरह से मान लो कोई पॉलिटिशियन ऐसा है जो जब बोलता है उल्टा सुल्टा ही बोलता है, पार्टी की इमेज ख़राब होती है, रेपुटेशन पार्टी की और गिर जाती है, तो वो क्या है, मुसीबत है, लायबिलिटी है। तो आप समझिए असेट और लायबिलिटी। एक आपका दोस्त है, आपकी हेल्प करता है, जब देखो आपके लिए खड़ा रहता है, तो वो आपके लिए असेट है। और साला कोई ऐसा दोस्त है आपका, हर टाइम आपको मुसीबत में डलवाता है, जूते पड़वाता रहता है, तो वो लायबिलिटी है आपके लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या, कि हमने किसी का कोई बिल है जो नहीं चुकाया, सैलरी का बिल है हमने नहीं चुकाया, लाइट का बिल आ गया 4 महीने हो गए नहीं चुकाया, तो वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो हमारे माथे पे आके खड़ा हो जाएगा, तो वो क्या है, लायबिलिटी है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि ये एक्सपेंस मुझे किसी को तो देना है, किसी को तो देना है, तो किसी को तो देना है, तो ये पर्सनल है। और ऐसे जो पर्सन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं। प्लीज़ एक बार आप पुराना वीडियो यानी जो पिछला वाला वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, नहीं तो एकदम से इस पे आओगे तो आपको फिर ये रिप्रेजेंटेटिव वगैरह नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट है सोहन। सोहन इज़ अ क्रेडिटर। अब सोहन से हमने सामान खरीदा तो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्रेडिटर वही होते हैं जिनसे हमने सामान लिया हो और जिनका पैसा बाकी हो। ये भी हमने अभी 2 वीडियो पहले ही कवर किया था जहाँ पर ने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी थी। और सोहन एक पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। और पर्सनल में भी ये नेचुरल पर्सन है, ठीक है बेटा। और लायबिलिटी का नेचर हमेशा सीआर होता है, ऑलवेज रिमेंबर लायबिलिटी का सीआर नेचर होता है। और देन लास्ट इज इंटरेस्ट पेड। हमने जो इंटरेस्ट पे किया, हमने कोई लोन लिया होगा, उसमें इंटरेस्ट पे किया तो हमारा पैसा खर्च हो गया। तो जब हमारा पैसा खर्च हो जाता है तो उसे बोलते हैं एक्सपेंस। और एक्सपेंस को दिखाने वाले अकाउंट्स का टाइप होता है नॉमिनल, ठीक है। अब एक सिंपल फंडा समझ लो कि जो भी अकाउंट आपके लिए इनकम लाते हैं या एक्सपेंस लाते हैं, यानी जो भी अकाउंट आपके प्रॉफिट लॉस के जिम्मेवार होते हैं वो सारे नॉमिनल होते हैं। आई रिपीट, जो भी अकाउंट आपके प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट। और अगर नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डीआर है, इनकम सीआर होती है, एक्सपेंस डीआर होता है। चलिए इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा।